हाँ विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो उत्तर मौर्योत्तर काल है और पूर्व गुप्तोत्तर काल है उसके इतिहास के बारे में, जिसमें कुषाण है, सातवाहन है, रुद्रदामन है, उनके इतिहास के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं कि गुप्त इतिहास के बारे में। गुप्त काल, और ये एक ऐसा समय था भारत का 320 ईस्वी से लेकर के और 650 ईस्वी के लगभग तक का। और इस समय, ये जो समय था 200-250 सालों का, इस समय में भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की। और इसी कारण से हम गुप्त जो काल है भारत का, उसको स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। भारत का स्वर्ण युग, प्रत्येक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया गया। और इनका जो आरंभिक साम्राज्य था गुप्तों का, वो उत्तर प्रदेश और बिहार वहां तक सीमित था, क्योंकि इनकी जो प्रारंभिक मुद्राएं मिली हैं वो यहीं से ही हमें प्राप्त हुई हैं। और गुप्त वंशीय शासक थे वो धारण गोत्र के थे, जो पुणे ताम्रपत्र है उससे स्पष्ट होता है। और अब इसमें जो गुप्त इतिहास है, गुप्त काल है, उसको जानने के स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे हमें इसकी जानकारी मिलती है। सबसे सर्वप्रथम है प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन द्वारा रचित, जो संस्कृत की चंपू शैली में है। उससे हमें मुख्य रूप से गुप्त इतिहास, इसके अतिरिक्त कुमारगुप्त का विलसड़ स्तंभलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इनसे हमें गुप्त इतिहास की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और अब हम पढ़ते हैं कि गुप्त काल है, इसके जो कुछ शासक हुए हैं, जैसे प्रारंभिक शासक हैं, उसमें सबसे पहले नाम आता है श्रीगुप्त का। और श्रीगुप्त ने 275 से लेकर के और 300 ईस्वी तक भारत में शासन किया है। और ये एक तरह से सामंत शासक थे, मुख्य रूप से स्वतंत्र शासक नहीं होकर के सामंत। और लेकिन फिर भी इस श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की है। और इसके उपरांत जो दूसरे नंबर के शासक हैं वो है घटोत्कच, और इनका शासनकाल है 300 से लेकर के 320 ईस्वी तक का, और ये भी एक सामंत शासक थे। और इसके बाद जो सबसे सर्वप्रमुख शासक का नाम आता है वो है प्रथम शासक या प्रथम महत्वपूर्ण शासक या गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं, और इनका जो शासनकाल है 320 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक। ये थे पहले शासक जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। साथ ही इनका जो वैवाहिक संबंध है लिच्छवी, जो राजवंश था, उसकी राजकुमारी कुमार देवी से होता है। और इसकी जानकारी हमें जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, उसके राजा रानी प्रकार के जो सिक्के हैं उनसे प्राप्त होती है। और इसी के शासनकाल का जब प्रारंभ होता है 320 ईस्वी में, उसी समय ही गुप्त संवत का भी प्रारंभ होता है। गुप्त संवत का की शुरुआत इसी के समय की गई। फिर इसके आगे दूसरा शासक है समुद्रगुप्त, जिन्होंने 335 से लेकर के 375 ईस्वी 40 वर्षों तक भारत में शासन किया समुद्रगुप्त ने। और इनकी जो जानकारी है, समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं, उत्तरापथ की विजय है, दक्षिणापथ की विजय है, अन्य विजय हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, इन सब की जानकारी समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, जो अभिलेख है, उससे प्राप्त होती है। और इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना इसके दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में की, और संस्कृत भाषा की भी चंपू शैली में।
चंपूशैली होती है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। और साथ में ही समुद्रगुप्त है, इन्होंने जो उत्तर भारत की विजय प्राप्त की, इनकी जो उपलब्धियां हैं उनको, जैसे उत्तरापथ की विजय, और इसमें क्या किया उसने, उत्तरापथ की विजय में मुख्य रूप से 9 शासकों को पराजित किया और फिर उन शासकों के साथ प्रस्बोधरण की नीति अपनाई। और प्रस्बोधरण की नीति होती है कि उनके राज्यों को अपने अधीन किया और अपना उनको सामंत बना लिया और वहां से नियमित रूप से कर प्राप्त किया। साथ ही दक्षिणापथ की जो विजय थी, दक्षिणापथ के उसने 12 राजाओं को पराजित किया और उन 12 राजाओं के साथ उसने जिस नीति का प्रयोग किया, ग्रहण मोक्षानुग्रह, और इसका अर्थ होता है ग्रहण मोक्षानुग्रह का, ग्रहण से मतलब सर्वप्रथम उनको पराजित करते हुए उनके राज्य पर अधिकार किया, फिर मोक्षानुग्रह, उनको वापस उनका राज्य लौटा करके उनके ऊपर अनुग्रह किया। लेकिन वास्तविक जो प्रतिनिधि था वहां का, वो समुद्रगुप्त ही था। वो कोई भी अपनी विदेश नीति से संबंधित, दूसरे राज्यों से संधि से संबंधित निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते थे। और इसी के साथ ही उत्तरापथ और दक्षिणापथ की विजय के साथ समुद्रगुप्त ने सीमांत राज्य हैं उत्तर पूर्व की तरफ तथा उत्तर पश्चिम की तरफ, उन राज्यों पर विजय प्राप्त की। साथ ही जो गणराज्य थे उस पे, और विदेशी राज्य इंडोनेशिया वगैरह, उस तरफ भी उन्होंने कुछ विजय प्राप्त की थी। साथ ही 9 गणराज्यों को इन्होंने पराजित किया। फिर इसके बाद में समुद्रगुप्त है, इन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ, और ये अपनी दिग्विजय के उपलक्ष्य में, जो उन्होंने विजय प्राप्त की उसके उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ उसका आयोजन किया। साथ ही अब इनका व्यक्तित्व या मूल्यांकन समुद्रगुप्त का, वो कौन सा है? व्यक्तित्व में मुख्य रूप से पहले तो हम जानते हैं कि उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी हैं, उपाधियां कौन कौन सी हैं। पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रातिरथ पराक्रम व शौर्य, जिसका अर्थ होता है अप्रातिरथ यानी जिसके समान कोई भी नहीं हो, जिसके समान किसी में पराक्रम और शौर्य न हो, कूटनीतिज्ञ। साथ ही महान योद्धा था, संगीत प्रेमी था, कविराज था। और इसकी जानकारी हमें उससे मिलती है कि ये वीणा बजाते हुए अपनी मुद्राओं पर दर्शाया गया है। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। थे विदेशी इतिहासकार विसेंट स्मिथ, इन्होंने इनकी जो सैनिक विजय हैं उनसे प्रभावित होकर के इनको भारत का नेपोलियन कहा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त सेकंड, जिनका शासनकाल 375 से लेकर के और 415 ईस्वी तक रहा, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसके बारे में एक थोड़ा सा, इसके पहले जो शासक हुए इन दोनों के मध्य है उसका उल्लेख मिलता है रामगुप्त का। इसकी ऐतिहासिकता भी स्पष्ट होती जा रही है कि रामगुप्त भी एक कमजोर शासक, उसने कुछ महीने तक शासन किया वो था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था, लेकिन बहुत कमजोर शासक था और अंततः शकों से पराजित हो गया। और उसके उपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने यहाँ पे दोबारा से अपनी सत्ता स्थापित की। इसकी जानकारी है रामगुप्त की
दो स्रोत हैं उसमें, गरुड़ प्रकार के सिक्के हैं उससे, और देवी चंद्रगुप्तम नामक जो नाटक है उससे, संदन ताम्रपत्र से भी रामगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। अब ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसकी कुछ उपलब्धियां हैं, और सबसे पहले हम इसके वैवाहिक संबंध हैं उनको जानते हैं। और वैवाहिक संबंधों में भी इसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राज्य का सुदृढ़ीकरण किया। नागवंशीय राजकुमारी कुबेर नागा से स्वयं विवाह किया। साथ ही अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता थी, उसका विवाह भी उसने वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। और जब अपनी पुत्री के पति की मृत्यु, जब वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, तो उसके उपरांत जब प्रभावती गुप्ता शासक बनती है, उत्तराधिकारी बनती है, अपने राज्य की संरक्षक बनती है, तो सैनिक प्रशासन में उनकी मदद भी की। और ये जो प्रभावती गुप्ता है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, वो भारत की प्रथम महिला शासिका के नाम से भी जानी जाती है। वैवाहिक संबंधों के बाद में है शक विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में शक जाति थी जिसका शासन था, उसको पराजित करते हुए और अपने राज्य में सर्वप्रथम रजत मुद्राएं चलाई, चांदी की मुद्राएं उसने जारी की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। और इसके उपरांत उज्जैन को इसने शकों पर नियंत्रण रखने के लिए, जो इसकी पश्चिमी क्षेत्र था इनके राज्य का, पाटलिपुत्र जो प्रारंभिक राजधानी थी और इसके समय भी राजधानी थी, और साथ में इसने पश्चिम की तरफ उज्जैन को, जो मालवा क्षेत्र में स्थित था, उसको अपनी राजधानी इसने बनाया। फिर इसको उपरांत इसका मूल्यांकन और मूल्यांकन में हम ये जान सकते हैं कि इसने जो कुछ उपाधियां धारण की, सर्वप्रथम परम भागवत, विष्णु के उपासक होने के कारण ये उपाधि उसने धारण की। साथ ही देवगुप्त, देवराज, विक्रमांक, विक्रमादित्य, ये इनके प्रसिद्ध राजधानी उपाधि रही है। कला व साहित्य की उन्नति होती है इनके समय में, इनके राज दरबार में, इनके शासनकाल में। और जैसा कि हम जानते हैं कि इनके राज दरबार में नवरत्न भी निवास करते थे। 9 प्रसिद्ध विद्वान थे विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे अकबर के समय में थे, उसी प्रकार के इनके राज दरबार में भी 9 प्रसिद्ध विद्वान आश्रय प्राप्त कर रहे थे। नेक्स्ट है अगले शासक कुमारगुप्त। जिन्होंने 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक भारत में शासन किया, लगभग 40 सालों तक। और इनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां कुमारगुप्त की, सबसे पहले तो इन्होंने भी समुद्रगुप्त के समान अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। फिर दूसरी जो उपलब्धि है इनकी, कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना भी की। और हम जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय जब शुरुआत होती है और उसके बाद में बौद्ध धर्म का, बौद्ध शिक्षा का तथा अन्य शिक्षाओं का साथ ही भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया, जिसमें देश विदेश के लगभग 10,500 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। और अंततः इस नालंदा विश्वविद्यालय की कुतुबुद्दीन बख्तियार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके सेनापति बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके 13वीं शताब्दी में इसको समाप्त कर दिया, इसको नष्ट कर दिया और इसके पुस्तकालय को जला दिया।
कुमारगुप्त ने इसके अतिरिक्त महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र ये उपाधियां भी धारण की। आगे हैं, अगला शासक है स्कंदगुप्त। इन्होंने 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक 12 वर्षों तक भारत में शासन किया। और इनकी जो उपलब्धियां हैं, सबसे पहले हूणों पर विजय प्राप्त की। हूण एक विदेशी आक्रमणकारी जाति थी। जब उसने बार बार आक्रमण करना शुरू किया तो अंततः उसको भी पराजित किया। हूणों की विजय के उपरांत इन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। ये झील है चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम इसका निर्माण करवाया था और ये बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये बहुउद्देश्य थी। यह सिंचाई और पेयजल दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करती। गुजरात में जूनागढ़ की पहाड़ियों में स्थित, और अंततः जब इस अधिक बाढ़ आने की वजह से नष्ट हो जाती है, टूट जाती है, तो इसका पुनर्निर्माण किया गया। इनके जो प्रांतीय गवर्नर थे चक्रपालित, उनके द्वारा। इनके मूल्यांकन में हम जानेंगे कि इन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, शक्रादित्य, देवराज, इन दो की उपाधि धारण की। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है इनकी स्कंदगुप्त की कि इन्होंने अपना एक राजदूत चीन के राज दरबार में भेजा। एकमात्र गुप्त शासक थे ऐसा करने वाले। अब हम जानते हैं गुप्त प्रशासन के बारे में। ये तो थे गुप्त काल के प्रमुख शासक, 5 मुख्य शासक जिन्होंने गुप्त काल में शासन किया, उपलब्धियां अर्जित की, और इन्हीं के शासन काल में मुख्य रूप से भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त की। गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था, और प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वप्रथम केंद्रीय शासन। और केंद्रीय शासन में हम जानते हैं कि सबसे पहले सर्वोच्च राजा होता था। हमेशा से ऐसा होता है यार राजतंत्र में कि राजा ही सर्वोच्च होता है। प्रत्येक मामलों में वही सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, वही सर्वोच्च सेनापति होता है। अंतिम निर्णय राजा ही लेता है। साथ ही मंत्री परिषद थी यहाँ पे, और अनेक विभाग थे। और उन विभागों में, मंत्री परिषदों में कौन कौन से विभाग थे, एक एक करते हुए हम जानते हैं कि सर्वप्रथम संधि विग्राहक जो प्रमुख मंत्री थे, संधि विग्राहक था युद्ध एवं संधि से संबंधित मंत्री। और इनके अतिरिक्त नेक्स्ट जो मंत्री था महापक्ष पटलिक। महापक्ष पटलिक होता था लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी।
इसके आगे महासेनापति, जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता। महासेनापति, इनके आगे है विनय स्थिति संस्थापक, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। और नेक्स्ट है दंडपासिक, जो पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। कुमारामात्य होते थे। जिन्हें हम एक तरह से वर्तमान के आईपीएस के समान भी जान सकते हैं। महाप्रतिहार, राजप्रसाद के सुरक्षा एवं आवश्यकता पूर्ति अधिकारी। सुरक्षा एवं जो पूर्ति मतलब आवश्यकता रसद पूर्ति वाले जो पूर्ति करते थे वो अधिकारी ये होते थे। तो ये थे मुख्य रूप से प्रमुख जो बड़े मंत्री होते थे, मंत्री परिषद के सदस्य थे, ये सब। केंद्रीय प्रशासन के बाद में प्रांतीय प्रशासन, और गुप्त काल में जो प्रांत होते थे वो भुक्ति के नाम से जाने जाते थे। प्रांतीय प्रशासन और प्रांत समांतर होते थे भुक्ति के। और भुक्ति का जो अधिकारी होता था, सर्वोच्च पदाधिकारी होता था भुक्ति का, वो कहलाता था भोगपति, गोप्ता, ऊपरिक, राजस्थानीय। फिर प्रांत होते थे। प्रांतों का विभाजन विषयों में, और विषयों का विभाजन होता था सरकारों में। सरकारों का विभाजन गांवों में, ये प्रशासनिक विभाजन था। और विषय का अधिकारी विषयपति कहलाता था। अब हम जानते हैं स्थानीय प्रशासन को। और ये जो ऊपरी होता था या गोप्ता होता था या राजस्थानी होता था, अपने प्रांत की सारी जिम्मेदारी निभाता था, चाहे शांति व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे राजस्व से संबंधित हो। इसकी सहायता के लिए अन्य कर्मचारी भी होते थे। स्थानीय शासन, और स्थानीय शासन में सर्वप्रथम हम जानते हैं कि नगर के बारे में। और नगर में क्या हालात थे इस समय? नगर परिषद होती थी और जिनके विभिन्न सदस्य होते थे। और नगर सदस्यों में कौन कौन होते? जैसे नगर श्रेष्ठिन, नगर श्रेष्ठिन। और इसको हम जान सकते हैं कि श्रेणियों का प्रमुख। श्रेणियों का प्रमुख होता है। श्रेणियां मतलब जो व्यापार करने वाले विभिन्न वस्तुओं की, उनकी संघ बने होते थे जो श्रेणियां कहलाती।
और उनके जो अध्यक्ष होते, उनके जो प्रमुख होते, वो नगर श्रेष्ठिन कहलाते। साथ ही वो अपनी श्रेणियों के तो प्रमुख होते ही होते, लेकिन साथ ही साथ नगर के भी, नगर परिषद के भी प्रमुख सदस्य होते। सार्थवा है, वो होते थे प्रमुख व्यापारी, सार्थवा। और इसमें हम जानते हैं कि सार्थवा है मुख्य व्यापारी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी वस्तुओं का व्यापार करते हैं। प्रथम कुलिक, प्रथम कुलिक होता था प्रधान कारीगर या प्रधान कारीगरों का प्रधान। कायस्थ, ये होता था लिपिक, कायस्थ। नेक्स्ट है पुस्तपाल, भूमि संबंधी अधिकारी। ये थे नगर का शासन, नगर के। अब इसके बाद में हम जानते हैं कि गांव का शासन किस प्रकार से था। जो प्रशासनिक, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती थी, और उसमें भी ग्रामीण प्रशासन में सर्वप्रथम जो प्रमुख अधिकारी थे वो थे सभा प्रमुख, ग्रामिक, महतर, जिन्हें कई नामों से जाना जाता। सभा प्रमुख, ग्रामिक, महतर, ये गांव के मुखिया होते थे। साथ ही हम भोजक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये थी गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था, स्थानीय शासन। और अब हम जानते हैं कि न्याय व्यवस्था, गुप्त काल में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था प्रचलित थी। और न्याय व्यवस्था में भी जो पहला क्रम था, राजा, राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश, प्रत्येक मामले में सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था। और सर्वोच्च जो न्यायालय होता था उस समय, जिसे सभा अथवा धर्म स्थान के नाम से जाना जाता था। सभा एवं धर्म स्थान। और इसी में ही हम जानते हैं कि जो न्यायाधीश होते, चार न्यायालय इसके अतिरिक्त चार और प्रकार के होते थे, जिसमें पूग है, श्रेणी है, कुल है और राजा का न्यायालय। पूग, श्रेणी, कुल, राजा का न्यायालय। और इनमें भी मुख्य रूप से जो न्यायाधीश होते हैं वो दंडनायक होता, महादंडनायक होता, विनय स्थिति संस्थापक होता। ये मुख्य न्यायाधीश इन न्यायालयों में कार्य करते और न्याय प्रदान करते। हम जानते हैं कि सैन्य व्यवस्था ये किस प्रकार की थी। ये मान के चलिए आप कि इस गुप्त काल में जो न्याय व्यवस्था थी, प्रत्येक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबको
बिल्कुल बिना भेदभाव के समान न्याय प्रदान किया जाता। नेक्स्ट सैन्य व्यवस्था। गुप्त शासकों ने इतनी अधिक उपलब्धियां हासिल की और बिना सेना के दम पर कोई भी उपलब्धियां हासिल नहीं की जा सकती हैं। तो इन्होंने अपनी सेना के बल पर जो उपलब्धियां हासिल की उसमें महासेनापति होता, जो सेना का सेनानायक होता, और सैनिकों की भर्ती करना, उनको प्रशिक्षण प्रदान करना, उनको रसद की पूर्ति करना, उनको हथियारों की पूर्ति करना, यह उसका कार्य होता। नेक्स्ट होता था इसी में ही साथ में रणभंडागारिक, जो रसद की पूर्ति करता। बलाधिकृत होता, जो सैनिकों की नियुक्ति करता, और इनका जो कार्यालय था सैनिक कार्यालय। जिसे बलाधिकरण के नाम से जाना जाता था। बलाधिकरण और सेना के 4 अंग थे यहाँ पे, हस्ती सेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना और रथ सेना। अब हम जानते हैं कि इनकी राजस्व व्यवस्था सैन्य व्यवस्था के बाद में राजस्व व्यवस्था में सबसे प्रमुख जो कर होता था वो था भूमि कर। राज्य की आय 1/6वां भाग राजा अपने अधीन क्षेत्र से 6वां भाग कर के रूप में प्राप्त करता। और भूमि है वो 4 प्रकार की होती थी, जिससे नाल जो उपजाऊ भूमि होती, खिल जो पड़ती भूमि होती, वास्तु जो रहने योग्य भूमि होती, अपृहत जो बिना जोती हुई भूमि होती। इसके अतिरिक्त सिंचाई कर, आयात निर्यात कर, जुर्माना, भेंट, इसके रूप में भी राज्य की आय होती। अब हम जानते हैं कि गुप्त काल में विज्ञान का विकास